Welcome students, how are you? Hope you all are doing fine. In last video we had learnt about the effect of temperature on various states of matter. In today's video we will learn about effect of pressure on various states of matter. So let's start. Effect of change of pressure on various state of matter. तो बच्चों आपने अपनी डेली लाइफ में फ्रिक्वेंटली दो तीन चीज़ों का नाम सुना होगा। एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ड्राई आइस हो गया। एलपीजी क्या है अपने पास? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ड्राई आइस, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा बताया था। ये होता है हमारे पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बाद में और बात करेंगे थोड़ी सी। तो इस लिक्विफाइड का, कंप्रेस्ड का क्या मीनिंग है? तो आपने जब भी सिलेंडर उठाया होगा, ये आपने रोज सिलेंडर होता है ना जिस पे खाना बनाते हैं, उसको हम कहते हैं एलपीजी सिलेंडर। ठीक है, तो लिक्विफाइड कैसे हुआ है? उसको जो पेट्रोलियम गैस थी हमारी, उसको लिक्विफाई कैसे किया था? दो तरीके होते हैं, या तो टेम्परेचर को डाउन करो तो हमारा जो गैस है पहले लिक्विड में बदल जाएगा, या फिर हम उसके ऊपर प्रेशर को क्या करें? इंक्रीज कर दें। ठीक है, जैसे जैसे आप किसी गैस के ऊपर प्रेशर को बढ़ाते जाते हुए, ये हमारी अप एरो दिखा रही है, प्रेशर को इंक्रीज किया जा रहा है, तो वो गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगी। फर्दर आपने और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो जो लिक्विड था अब किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड में। ठीक है, तो हम पेट्रोलियम गैस के ऊपर प्रेशर को बढ़ाते जाएं तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लिक्विफाई हो जाएगा और हम उसको एलपीजी सिलेंडर के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे उस छोटे से सिलेंडर में इतनी ज़्यादा गैस भर जाती है जिससे हमारा महीने भर का राशन चल जाता है। सीएनजी, जो गाड़ियों में सीएनजी सिलेंडर लगा होता है, उसके अंदर भी कौन सी गैस होती है? भरी जाती है, उसके अंदर भरी जाती है नेचुरल गैस। मीन्स सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। समझ गए? सब किसका फर्क है? प्रेशर को, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो गैस क्या होगा? लिक्विफाई होती जाएगी। तो देखो, एक एग्जांपल मैंने ले रखा है कि आप मान लो कि ये एयर्स के मॉलिक्यूल हैं किसी सिलेंडर के अंदर, आप रुई मान के चलो, तो रुई ऐसे फैली हुई है। आप पिस्टन को दबाते हो, पिस्टन को प्रेस करते हो, तो क्या होगा? रुई सारी की सारी क्या होगी? इकट्ठी होगी। मीन्स ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, 5 मॉलिक्यूल थे पहले मान के चलो, तो 5 मॉलिक्यूल अब कहाँ पे आ गए? पास पास आ गए, क्योंकि पहले जगह ज्यादा थी तो वो पूरे उसमें फैले हुए थे। अब की बार जगह कम हो गई, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब ये गैसियस फॉर्म में थे तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या था? बहुत ज्यादा था। हमने प्रेशर अप्लाई करके उनके बीच का डिस्टेंस क्या किया? कम कर दिया। यानी जो ये गैसियस फॉर्म थी अब किस में चेंज होगी? लिक्विड फॉर्म में। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि लिक्विड फॉर्म में जो स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है? कम होता है। और हमने प्रेशर को और इंक्रीज किया तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और हम इसको कह सकते हैं सॉलिड स्टेट। तो प्रेशर चेंज के बारे में बस इतनी सी ही बात कहनी थी। अब हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर की कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे। तो देखो, टेम्परेचर। अब यदि टेम्परेचर की बात करी जाए तो टेम्परेचर की हमने बहुत सारी यूनिट यूज कर रखी हैं। कैसे? कभी हम डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, कभी हम डिग्री फ़ारेनहाइट यूज करते हैं, कभी हम केल्विन यूज करते हैं। तो इनमें से एसआई यूनिट कौन सी है टेम्परेचर की? एसआई इंटरनेशनल यूनिट कौन सी है? तो जो इंटरनेशनल यूनिट है वो है केल्विन। ना ही हमारा सेल्सियस, ना ही हमारा फ़ारेनहाइट, हालांकि हम इनको ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। अब केल्विन और डिग्री सेल्सियस में एक रिलेशन होता है कि यदि हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर दिया है तो उसे डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज किया जाए, यदि हमारा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में तो उसे केल्विन में कैसे चेंज किया जाए। तो केल्विन में टेम्परेचर इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273।
यानी कि यदि हमारे पास कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और उसमें 273 ऐड कर देंगे तो जो हमारा टेम्परेचर आएगा वो केल्विन में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चेंज 5 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, तो केल्विन में चेंज करना है तो इसको यहीं पे रखो। क्या दिया हुआ है? डिग्री सेल्सियस, मीन्स डिग्री सेल्सियस की जगह इसको रखा तो डिग्री सेल्सियस में क्या रखोगे? 5 प्लस 273, कितना आ गया? 278 केल्विन। मीन्स वी कैन से 5 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 278 केल्विन। गॉट इट? नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैंने दूसरा अपोजिट लिया है कि 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करो। तो केल्विन हमें दिया हुआ है, मीन्स केल्विन की जगह क्या रखेंगे? 300, और डिग्री सेल्सियस में तो हमें निकालना ही है तो 273। अब यहाँ पे देखो 273 क्या है? प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 300 माइनस 273 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस? 27 डिग्री सेल्सियस। और वी कैन से 300 केल्विन इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों आगे हमारे पास है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वाटर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो लाइन लिखी है कि बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये ही इवेपोरेशन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी किसी भी लिक्विड का वेपर में चेंज होना, बट नॉट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अभी वो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचा भी नहीं है कि वो वेपर में चेंज हो जाता है, गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। यदि मैं इसकी और अच्छी डेफिनेशन दूं तो क्या बोल सकता हूं कि इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू वेपर स्टेट। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म है देखो क्या? फ्रॉम द सरफेस gain enough energy to overcome the force of attraction present in the liquid and change into water vapor। तो बच्चों होता क्या है इवेपोरेशन? आपने कहीं पे पानी बिखर गया तुमसे, तो पानी देखोगे कि धीरे धीरे अपने आप सूख जाता है, यानी वो क्या हुआ? एयर में मिल गया। कैसे मिल गया? उससे अभी तुम्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। क्यों? आपने वहां पे पानी को गर्म नहीं किया था। जैसा कि हम जानते हैं पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। बट जो पानी आपका टेबल पे बिखरा हुआ है, उस टेबल का टेम्परेचर कभी भी 100 डिग्री सेल्सियस जाता नहीं है, मगर फिर भी पानी अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन। और इसमें होता ऐसा क्या है कि ये अपनी स्टेट चेंज हो जाती है विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग टेम्परेचर। तो देखो एक एग्जांपल मान लो कि ये अपना एक जार है, इसके अंदर अपने डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, कुछ ऊपर रहेंगे, नीचे रहेंगे, सब जगह वाटर ही वाटर है। अब इसके ऊपर मान लो कि धूप आ रही है। ठीक है, तो ये जो सन रेज हैं, ये सनरेज ऊपर वाले वाटर को सबसे पहले हीट करेंगे। तो जैसे जैसे इन पार्टिकल्स को हीट मिलती है, ये अपने प्लेस पे वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं। हीट यदि ज़्यादा देर तक मिलती रहेगी तो वो वाइब्रेट होते होते एक टाइम उनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो इस वाटर सरफेस को क्या कर देगी? लीव कर देगी। यानी ये जो वाटर मॉलिक्यूल है अब पानी का साथ छोड़ के ऊपर चला गया एयर में। अब यदि ये चला गया तो इसकी जगह ये जो नीचे वाला है वो ऊपर आएगा, फिर वो भी ऊपर चला जाएगा। वो ऊपर चला गया, उसके बाद सेम प्रोसेस इसके साथ भी। अब ये हीट होगा, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेगा और वापस एयर में चला जाएगा। इसी प्रकार से धीरे धीरे सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल एयर में मिल जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन।
ठीक है, तो ये बात देखना कि ये जो सारा प्रोसेस है कहाँ पे हो रहा है, ये सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है अपना सरफेस पे। अब ये वाटर मॉलिक्यूल ऊपर चला गया तो इसकी जगह कौन सा आएगा, ये। जब ये भी चला जाएगा तो इसके बाद कौन सा आएगा सरफेस के ऊपर, ये। और इनको अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी कहां से मिल रही है, वो मिल रही है सनरेज के द्वारा। यदि सनरेज नहीं भी हैं तो एनवायरनमेंट की हीट को लेके ये मॉलिक्यूल्स एयर में चले जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मगर इवेपोरेशन टॉपिक आया है तो हमें जान ही लेना चाहिए कि इवेपोरेशन, क्योंकि उसमें भी लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है और बॉइलिंग इसमें भी लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है, तो दोनों में और क्या क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर तो यही है कि जो बॉइलिंग होता है वो अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर कौन सा होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। लेकिन इवेपोरेशन के लिए कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं चाहिए, यानी कि वो कितने भी डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है। ओके। सेकंड, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बल्क कहने का मतलब होता है पूरा का पूरा, यानी ये जो वाटर है हमारा पूरा का पूरा बॉइल होगा एक साथ। लेकिन इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना कहने का मतलब कि यानी कि जो इवेपोरेशन है किनको इफेक्ट करता है, केवल सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को। थर्ड पॉइंट, बॉइलिंग में कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं आता, इवेपोरेशन में कूलिंग इफेक्ट आता है। मींस यदि हमारे हाथ में कभी स्पिरिट लग गई या कोई अल्कोहल लग गया, ठीक है, तो डॉक्टर स्पिरिट जो होती है, हमने अपने लॉकडाउन का मौसम है तो आपने सैनिटाइजर लगाया होगा, उसके अंदर स्पिरिट होती है। यदि हम उसको हाथ पे लगाते हैं तो अपने आप हाथ का होने लगता है, ठंडा होने लगता है। यानी उस टाइम वो जो स्पिरिट है हमारे हाथ की एनर्जी को लेके एयर में इवेपोरेट हो जाती है, ठीक है, इसीलिए हमें ठंडा लगता है। ठीक है, बॉइलिंग क्या है, एक फास्ट प्रोसेस है, इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस है। ओके, मान लो कि एक कटोरी पानी है, उसको बॉईल करोगे तो वो जल्दी बॉईल हो जाएगा, जल्दी गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा। बट इवेपोरेशन के द्वारा यदि हम उसको गैस में चेंज करने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। बॉइलिंग का जो मेन कारण है वो क्या होता है, हीटिंग, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग होगी। लेकिन इवेपोरेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ और फैक्टर भी हैं जिनके ऊपर हमारा जो इवेपोरेशन है वो डिपेंड होता है। जैसे कि ह्यूमिडिटी होगी, एयर की स्पीड होगी, ठीक है, टेम्परेचर तो है ही है, और भी कई कारण हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बॉइलिंग का, बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को गर्म करो। इवेपोरेशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ड्राइंग क्लॉथ, यानी कपड़े हमारे जो धूप में सूखते हैं उनके अंदर का जो पानी है विदाउट रीचिंग 100 डिग्री सेल्सियस वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, कॉमन सा एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यदि हमारा गलती से जमीन पे पानी चला गया, वो धीरे धीरे अपने आप सूख जाएगा। क्यों, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। समझ गए। तो अब आगे देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे हमारा इवेपोरेशन डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है हमारा सरफेस एरिया। तो ये जो साइन मैंने बीच में लगाया, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। यदि सरफेस एरिया किसी का कम है तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, कम होगा। तो बच्चों इस चीज को आप समझने के लिए एक एग्जांपल अपने दिमाग में लेके चलना, कपड़ों को सुखाना। ठीक है,
अब मान लो कि कोई मेरे पास रुमाल है, उसको मैंने सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, मीन्स फैला कर सुखाया, तो वो जल्दी सूख जाएगा। यानी सरफेस एरिया बढ़ाया तो इवेपोरेशन क्या हुआ, ज़्यादा। अब मैंने उसको गोल मटोल करके रख दिया धूप में, सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया, तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। समझ गए ये बात? इसलिए हमारा रुमाल जल्दी नहीं सूखता। दूसरा, टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारा इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा। देखो लिखा भी है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। यदि टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, कम होगा। वही धूप यदि तेज हो तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और धूप यदि धीमे हो तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते। विंड स्पीड, यानी जब हवा तेज चले तो हमने देखा होगा कपड़े तब भी सूख जाते हैं, धूप ना हो तब भी कपड़े सूख जाते हैं। किसकी वजह से, हवा की वजह से। रात को गर्मियों में, सर्दियों में पंखे के नीचे अपने कपड़े सुखा देते हैं, सूख जाते हैं कि नहीं सूख जाते। यदि मान लो कि कमरे में पंखा नहीं चल रहा और दूसरे कमरे में पंखा चल रहा है, किसके कपड़े जल्दी सूखेंगे, जिसमें पंखा चल रहा है। तो यदि विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो हमारा इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा। विंड स्पीड कम होगी तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, कम। अब ये फोर्थ फैक्टर आता है हमारे पास, ह्यूमिडिटी। आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। ह्यूमिडिटी मैं बताता हूँ। ह्यूमिडिटी हम मान के ये चल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ठीक है। अब यदि हमारे एयर में पहले से ही पानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ह्यूमिडिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम। अभी ऊपर वाले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एक ज़्यादा तो दूसरा भी ज़्यादा था, इसमें एक ज़्यादा है तो दूसरा क्या होगा, कम। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी यदि ज़्यादा हुई तो हमारा इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। ह्यूमिडिटी कम हुई तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है। अब कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं कि इवेपोरेशन की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो हमने देखा होगा कि जो वाटर कूलर तो नहीं कह सकते, कौन सा कूलर, एयर कूलर। कूलर में देखो पीछे घास की तरफ पानी बिखरता है, और जो मोटर होती है एयर को बाहर से लेकर अंदर तक ढकेलती है। ठीक है, तो वहां पे कौन सा प्रोसेस काम कर रहा होता है, इवेपोरेशन। क्यों, क्योंकि जो हमारी मोटर है वो एयर को तो लेके आ रही है, तो जस्ट चैम्बर में, कूलर वाले चैम्बर में, पीछे वाले इलाके में देखो, ये मान लो कि यहाँ पे हमारे पास पंखा लगा हुआ है। अब एयर कहाँ से आ रही है, यहाँ पे, और इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट है, पानी की बूंदें। तो ये गर्म हवा जब इसके अंदर आती है तो पानी इस गर्म हवा की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, और उस क्या बन जाती है, एयर बन जाती है। यानी जो ओरिजिनल एयर का टेम्परेचर था वो क्या हुआ, कम हो गया, और टेम्परेचर कम हुआ तो यहाँ से जो हॉट एयर आई थी वो टेम्परेचर कम होता है इस चैम्बर के अंदर, और इधर से हमारे पास क्या निकलती है, कोल्ड एयर। समझ गए? ठीक है, तो दोबारा बता देता हूँ एक बार। जब हमारी गर्म हवा कूलर के चैम्बर के अंदर आती है, अंदर चैम्बर के प्रेजेंट जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हॉट एयर की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वेपर में चेंज हो जाते हैं। तो हॉट एयर की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो एयर कोल्ड हो जाती है और हमें क्या लगती है, ठंडी लगती है। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा किसी भी कोल्ड ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी ठंडी पानी की बोतल है या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, उसके ऊपर पानी की बूंदें जम जाती हैं। वो कैसे जम जाती हैं कि जो अपने सराउंडिंग में जो एयर है उसके अंदर वाटर वेपर भी प्रेजेंट होती है। तो जैसे ही वो वाटर वेपर इस ठंडे पानी की बोतल के साथ कांटेक्ट में आती है तो उसकी एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, ये बोतल।
उसने एयर में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो जैसे हमने वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो वो वाटर वेपर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। थर्ड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्वेटिंग कॉज कूलिंग। स्वेटिंग यानी पसीना आना। तो आपने देखा होगा कि बाई चांस लाइट चली गई और आप पसीने पसीने हो गए, उसके बाद अचानक से पंखा चल जाए तो आपको ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि मान लो कि आपके हाथ के ऊपर पसीने की बूंदें हैं, तो जैसे ही पंखा चलता है इसके अंदर इवेपोरेशन स्टार्ट होने लगता है। तो इवेपोरेशन स्टार्ट होने लगता है तो इसको एनर्जी कहाँ से मिली? वो एनर्जी मिली हमको अपनी स्किन से। वही सेम स्पिरिट वाला काम हो रहा है। वो हमारी स्किन की एनर्जी को लेके वाटर ड्रॉपलेट किस में चेंज हो जाती है? वाटर वेपर में। तो हमारी स्किन की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया किसने? वाटर वेपर ने। तो हमें क्या लगता है? ठंडा। इसके बाद मटके में रखा हुआ पानी, तो मटके में क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेद के द्वारा अपने पानी जो है मटके से बाहर आता है हल्का हल्का, और जो ये हल्की हल्की पानी की बूंदें बाहर आई हैं वो मटके के अंदर जो गर्म पानी रखा हुआ है उसकी हीट को एब्जॉर्ब करके वाटर वेपर में चेंज हो जाती है। इस प्रकार से पानी के अंदर जो गर्म पानी है उसका टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। क्यों? क्योंकि उस हीट को बाहर वाले वाटर वेपर्स ने यूज कर लिया और किस में चेंज हो गई? वाटर वेपर में। इसी वजह से अंदर रखा पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो जितना गर्म मौसम होगा पानी उतना ही जल्दी ठंडा होगा। क्यों? बार बार पानी बाहर निकलेगा, जल्दी से वेपर में चेंज हो जाएगा, फिर से निकलेगा, फिर से वेपर में चेंज हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा गर्म पानी जितना ज़्यादा गर्म मौसम उतना ज़्यादा ठंडा पानी। आज के लिए इतना ही है। अगले लेक्चर में हम बुक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक आप अपने नोट्स बनाओ और जो समझ में नहीं आता पूछ लेना बेझिझक। ओके, बाय।